सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पर पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। आज किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह जी आए हैं और इन्होंने बहुत खास बातें बताई हैं और ये बताया कि किस तरह से ये आंदोलन ज़रूरी है और कृषि कानूनों का किस तरह से बुरा प्रभाव न सिर्फ किसानों पर बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। भानु प्रताप जी, जो अभी आपको सुना, आपने बताया, तो एक संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को कि कृषि कानूनों की वापसी क्यों ज़रूरी है। देखिए, कृषि कानूनों की वापसी इसलिए ज़रूरी है, ये कानून पूरी तरह से देश को तबाह कर देंगे। मैं शब्द तबाह कर रहा हूँ तो इसका कुछ मतलब है। क्यों कर देंगे? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो कानून है उसको देखें आप, बाकी और को एक साइड में भी अगर हम रख दें, तो उस कानून के माध्यम से किसान के साथ में जब व्यापारी का अपना उसके साथ में एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप समझिए उस एग्रीमेंट के बाद ही सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे किसान उस एग्रीमेंट से पूरी तरह बंध जाएगा, वो अपने ही खेतों पर जो चाहता है, माना उसमें मक्का हो रही है, उसका मन करा कि भुट्टा चाप लूं, नहीं चाप सकेगा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। माना गन्ना हो रहा, मन में आया यार एक गन्ना तोड़ के गन्ना ही चूस लूं, नहीं चूस सकता, एग्रीमेंट हो रहा है। जब अपनी ही जमीन से किसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फसल का उपयोग नहीं कर सकेगा तो कैसा ये एग्रीमेंट है? नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्शन 3 है उसको समझने की जरूरत है। वैसे सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 में एग्रीमेंट कैसे होगा, क्या क्या शर्तें होंगी। 4 में जो उसके साथ में जो फसल है उसकी किस तरह से टेस्टिंग होगी, किस किस समय होगी, और 5 में प्राइस क्या होगा इसमें बताया गया, और 6 में यह है कि जिस समय वो फसल ली जाएगी उस समय किस तरह से उसको पेमेंट होगी और क्या उसकी टेस्टिंग होगी। तो केवल एक सेक्शन को आप समझें तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। सेक्शन 3 में कहा गया है कि व्यापारी और किसान के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसमें नंबर 1, किसान कौन सी फसल उगाएगा वो व्यापारी बताएगा उसको। दूसरा, उस फसल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये लिखा जाएगा। फिर इसके लिए जो फसल वो उगाएगा, दूसरे सेक्शन में इसी में लिखा है, इसके सबसेक्शन 2 में, कि उसके लिए बीज, खाद, पेस्टिसाइड, टेक्नोलॉजी, मशीन, सारी चीज वो व्यापारी इसके लिए उपलब्ध कराएगा। इसके बाद उस फसल की टेस्टिंग जो होगी उसमें उसका ग्रेड, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, वो किस किस तरह से किस समय जो है उनको चेक किया जाएगा। और उसमें सीधा है, जब फसल बोई जाएगी, जब फसल बढ़ेगी और जिस समय काटी जाएगी उस समय उसका जो सारे स्टैंडर्ड, ग्रेड, ये सब चेक होंगे। अब आप जरा एक तरह से सोचिए, माना पूरे देश में सभी किसानों के साथ में व्यापारियों का समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो जो फसल हो रही है वो तो सीधे व्यापारी के यहां चली जाएगी ना, सरकार के पास तो नहीं आ सकती ना। एक पल को ये सोचें आप। तो जब व्यापारी के यहां चली गई, सरकार के पास नहीं आएगी। सरकार क्या इस बात का जवाब दे सकेगी? 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लेके आई, इस देश के 82 करोड़ गरीबों के लिए 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज, वो कहां से लाके देगी सरकार, ये बताए। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास जब अनाज ही नहीं होगा तो 82 करोड़ लोग जो हैं इस देश के, वो अपने हाल पर जिंदा रहेंगे, और जिंदा नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कानून, एक ही सेक्शन के माध्यम से 82 करोड़ लोगों को मारने का इंतजाम कर दिया? अब इससे आगे आ जाइए। ये जो एमएसपी की बात है, एमएसपी अगर सरकार कानून भी बना दे और ये कानून रहे तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीमेंट में ही प्राइस तय हो जाएंगे, जो उसका भाव है, जो उसका पैसा है, वो निश्चित हो जाएगा। और माना कल व्यापारी वो भाव ना दे, कोई भी कारण हो सकते हैं उसके, अगर भाव नहीं देता है तो किसान कहां जाएगा?
किसान जाएगा, पहले उसी में एग्रीमेंट में यह होगा कि एक समिति बनाई जाएगी जो दोनों को समझौता कराने की अगर जरूरत पड़ती है तो उनके विवाद को सुलझाने के लिए वो होगी। उसके बाद जाएगा वो एसडीएम के यहाँ और फिर जाएगा एडीएम के यहाँ। इसमें कम से कम 3 महीने बड़े आराम से निकल जाने हैं। अब जब 3 महीने निकल गए और उसने जो फैसला कर दिया एडीएम ने या डीएम ने, बस वो लास्ट है, वो फाइनल होगा। माना वो फैसला किसान के हक में नहीं आता और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सरकार व्यापारियों के साथ में खड़ी है। व्यापारी के पास पैसे की कोई सीमा नहीं है। किसान के पास तो बेचारा पहले ही कर्जे में दबा पड़ा है। वो कैसे एसडीएम, तहसीलदार, एसडीएम से नीचे तहसीलदार, उससे नीचे नायब तहसीलदार और उससे नीचे पटवारी और कानून को, वो पटवारी और कानून को ही नचाए फिरते हैं आज की तारीख में उसको, किसान को। तो आप उसकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। अगर माना कोई बात होती है तो यहां से वहां तक घूमता रहेगा। ये मानिए कि अगर किसान का पैसा नहीं, पैसा व्यापारी का निकल गया तो व्यापारी के हक में ही फैसला होगा। आप माने ना माने, लेकिन इस देश का जो बेईमान प्रशासन है, जो कौड़ियों कौड़ियों पे बिकता है, वो निश्चित रूप से व्यापारी की जेब में रहेगा जब सरकार उसकी जेब में है। और वो जो वसूली करेगा तो वो वसूली के लिए जो रेवेन्यू कानून है उसके तहत वसूली करेगा। मतलब ये, अगर वो पैसा है व्यापारी का, तो जैसे आज की तारीख में कहीं पे लगान या भराई होता है, उसके लिए जब तहसीलदार जाता है उसे बुला लेता है नायब तहसीलदार। नहीं होता किसान के पास पैसे तो 15 दिन के लिए तो वैसे ही सीधे सीधे जेल में डाल देता है। मतलब हमारी जमीन, मैं अपनी जमीन पर ही मजदूर बन गया, एक तो कर्जदार हो गया मैं, और साथ में जो फैसले होंगे वो भी मेरे विरोध में होंगे, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। ये स्थिति हो गई है। दूसरा, अगर मानता आप करते भी हैं, सरकार से कहें कि भाई प्राइस ये मुझे इतना मिलना चाहिए जो एमएसपी में है, तो सरकार कहेगी एमएसपी पे कैसे मिल जाएगा भाई? तूने तो पहले ही अपने आप जो व्यापारी से तय कर लिया रेट, मैं कैसे दूं? तूने साइन कर रखे हैं, एफिडेविट पे साइन कर रखे हैं, देखिए 50 पेज पे साइन है, मैं कैसे दे सकता हूं तुझे? इसका मतलब एमएसपी खत्म हो गई। और ये एमएसपी क्यों खत्म की गई है चालाकी से? क्योंकि 2017 में जो नीति आयोग है, पहले जो योजना आयोग था, उस नीति आयोग के एक सदस्य हैं, सलाहकार है सरकार के, सुब्रमण्यम, उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि आप एमएसपी से बाहर निकलिए और किसानों को जो सब्सिडी दे रहे हैं इससे बाहर निकलिए, किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। अगर सीधे सीधे सरकार कहती है मैं हम एमएसपी नहीं देंगे तो और बवाल मचेगा। इसलिए उसने एक ही रास्ता अपनाया कि एमएसपी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। चंद्रमान जी बताइए कि एक चीज और, क्यों सरकार ने इन कानूनों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एमएसपी से कम पे कोई भी व्यापारी खरीदेगा नहीं। इसका मतलब एमएसपी अपने आप खत्म हो गया। हम कितना भी चिल्ला लें, ये कानून रहेंगे तो एमएसपी कोई मतलब ही नहीं है। 10 दौर की बातचीत किसानों के साथ सरकार की हुई और एक बार गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, कोई नतीजा नहीं निकला। और कल की जो बातचीत हुई है, जो कृषि मंत्री का रवैया था, उसे देखते हुए लगता है कि ये गतिरोध अब फिर बन गया है, नहीं बातचीत एक तरह से टूट गई है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया भाई किसान हमारे प्रस्ताव पे सोचे विचारे और हमें बता दें। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये गतिरोध बन गया है और अब ये सरकार दोबारा बात नहीं करेगी? क्या ये एक तरह से सरकार जो बातचीत का रवैया होना चाहिए, समाधान निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक ऑब्जर्वेशन में भी बात कही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार समस्या है या समाधान का हिस्सा है। तो इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इससे पहले 1 मिनट वो बात बता दूं जो उसकी रह गई है। उसमें आप समझिए कि 82 करोड़ जनता गई, अब रहा किसान, तो कीमत उसे मिलेगी नहीं। अब एक चीज और देखिए कि किसान को इस एग्रीमेंट के माध्यम से बांध दिया, क्योंकि किसान को बीज भी वही देगा व्यापारी, खाद भी वही देगा, मशीन भी वही देगा, और खरपतवार नाशक जो कीटनाशक है वो भी वही देगा। इसका मतलब आज की तारीख में तो किसान इस दुकान से नहीं इधर से ले लेगा, इस कंपनी का नहीं उस कंपनी का ले लेगा, उस जो बंद गया, किसान कहीं नहीं जा सकता। किसान को पूरी तरह से बांध दिया गया, मार दिया गया। अब आप ये देखिए, इसके साथ में जो छोटे व्यापारी हैं, कौन से, जो खाद बेचते हैं, जो बीज बेचते हैं, जो पेस्टिसाइड बेचते हैं, जो मशीन बेचते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, जो लाखों की संख्या में इस देश में है, वो खत्म। और जो किसान को व्यापारी देगा वो अपनी कीमत पर देगा, और कीमत आप जानते हैं केवल किसान ही अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर पाता, बाकी जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो अपने सामान की कीमत अपने आप तय करते हैं और सरकार उनके साथ में खड़ी होती है। इसका मतलब किसान की लागत अब बढ़ गई, धीरे धीरे वो कर्जे में दबती चली जाएगी। अब आइए, अब आपके सवाल पाता हूं। देखिए गतिरोध, ये गतिरोध पहले ही दिन से था, जो आज भी है,
और गतिरोध साफ है कि वो कानून वापस नहीं लेना चाहते, और हम कानून वापस लेने से कम पे कोई मतलब ही नहीं है। एमएसपी को कानून बनाया है। सरकार के कानून वापस न लेने के 2-3 कारण हैं। नंबर 1, चुनाव लड़ने के लिए जो सरकार ने पैसा लिया उद्योगपतियों से, जो अडानी के हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमे मीटिंगें करते हुए, उसका हिसाब भी तो चुकाना हो ना भाई। जो खाया उसका हिसाब भी तो दोगे, इसलिए नहीं देंगे। अब ये सरकारें बनाने और बिगाड़ने के लिए एमएलए खरीदने पड़ते हैं, एमपी खरीदने पड़ते हैं, इनमें पैसा खर्च होता है। और पैसा कहां से आता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दुनिया भी जानती है। उसका नमक खाया है तो उसका नमक का अदा तो करना पड़ेगा उन्हें, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से ये सारी चीजें लाई गई हैं, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें WTO आप कह सकते हो, जिस पर साइन हो रखे हैं। और साइन होने का मतलब यह है कि उनके हिसाब से जो है वो सारी चीजें की जाएंगी। खाद बीज उनके हिसाब से लेने पड़ेंगे, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। साथ में जो वर्ल्ड बैंक है और जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो सरकार ने कर्जा ले रखा है, जो आज की तारीख में ही, इस कोरोना काल में ही मोदी सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है इन तीनों से। वो कर्जा वैसे ही नहीं दे रहे हैं, वो कर्जा देते हैं तो कहते हैं कि आपको हमारी नीतियां माननी पड़ेंगी। अगर आप उनकी नीतियां नहीं मानोगे तो वो कर्जा आपको नहीं मिलेगा। और ये किसानों को समझ रहे मूर्ख, अब समझ भी यूं रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो भी कर रहे हैं लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। केवल एक ही विरोध बहुत जबरदस्त हुआ था, सीए एनआरसी का, और अब दूसरा विरोध ये है। और इन्हें पता नहीं थी कि किसान इतने गले पड़ जाएंगे, ये मोदी जी को नहीं पता थे। ये जो दबाव है इसकी वजह से नहीं लेंगे। और एक इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसे लोग समझते नहीं हैं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है तो उसको लोग दूसरे नजरिए से दें। 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे और वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा जब करेंगे, ये सब उसके लिए किया जा रहा है। सीए एनआरसी भी उसी के लिए था। ये जो किसानों के जो कानून बनाएंगे ये भी उसी के लिए हैं, और उसी के लिए पूरे देश को बेचा जा रहा है, निजीकरण उसका किया जा रहा है। कारण, अगर लोगों को आप गुलाम बनाना चाहते हैं, उन पर हुकूमत रखना चाहते हैं, तो लोग अनपढ़ होने चाहिए और पैसे से कमजोर होने चाहिए। इन तीनों कानूनों से आप समझ गए होंगे, मैंने जैसा बताया कि पूरा देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और जो सीएनआरसी का कानून है उसके माध्यम से आप जानते हैं किस तरह से लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी, किस तरह से डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, आपने देखा रामलीला मैदान में उन्होंने कहा, और उसी समय उनका मंत्री जो है वो उसमें कह रहा, पार्लियामेंट में कह रहा है, बता रहा है, सूचना दे रहा कि भाई इतने डिटेंशन कैंप बना दिए गए, इतने और बनने हैं। सारे डीजीपी को चिट्ठी भी भेजी गई, सारे डीजीपी को चिट्ठी भी भेजी गई। और कितने डिटेंशन कैंप बनेंगे इसका अंदाजा, कितना पैसा खर्च होगा। अकेले आसाम में डिटेंशन कैंप बनाने के लिए सरकार को 27,000 करोड़ रुपए चाहिए एक प्रदेश में, और इस देश में 28 प्रदेश और बाकी 8 जो वो हैं केंद्र शासित प्रदेश, कितना पैसा चाहिए, लाखों करोड़ रुपया सिर्फ डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। और उसमें उनको रखा जाएगा जो सरकार के खिलाफ होंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, जिनको सरकार सीएनआरसी के हिसाब से नागरिकता जिनकी खत्म कर देगी, उसमें बाकी सारे लोग भी आएंगे जो सरकार कागज मांग रही। तो ये जो प्लान है इनका कि लोगों को अनपढ़ रखो। दूसरा, इसी सरकार ने इस बार आके 2019 में 30 मई के बाद जो कानून 3 महीने में बनाए, उसमें सबसे पहले एक कानून इन्होंने खराब किया, वो था जो आपका आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम वाला, उसको बेकार कर दिया। आप चाहे सूचना आपको नहीं मिल सकती। यही नहीं, एक इंटरनल ऑर्डर भी सरकार ने पास किया कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी जाए, जो देगा उस अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ में इन्होंने फिर उसके लिए यूएपीए कानून बनाया जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। एनआईए जिसके लिए नोटिस भेज रही है, वो किस लिए, जो सरकार के खिलाफ बोले उसके खिलाफ एफआईआर करो और जेल में डाल दो, जिसमें कोई बेल भी नहीं है। ये स्थिति है। साथ में जो और ये काम लगातार कर रहे हैं वो इसी तरह के एनएसए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है, और मात्र 1% लोगों के हाथ में सब कुछ देना चाहती है। आप जानते हैं इन हालात में आपका क्या मशवरा है आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, और जो भी आंदोलन में शामिल है उनके लिए? नहीं, देखिए, मेरा तो एक ही मशवरा है, मेरा बहुत सीधा सा है। हर व्यक्ति को
ये समझना पड़ेगा कि ये केवल एक की लड़ाई नहीं है, केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति की लड़ाई है। इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे अछूता है, सबकी लड़ाई है। तो सबको शामिल होना पड़ेगा। हमने मस्तियां बहुत कर ली, हमने सहन बहुत कर लिया, अब ना मस्ती करने का समय है न बर्दाश्त करने का समय है। शांतिपूर्वक तरीके से हर व्यक्ति को आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। छोड़ो भगवान की बात, कम से कम अपने से तो नजर मिला पाओगे कि मैं भी इस आंदोलन में था। याद करो भगत सिंह जी को, सुखदेव राजगुरु जी को, 17 साल के उधम सिंह जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी आज जयंती भी, उनको याद करो। उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया। तो हम अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और हम लोग इसीलिए हैं। तो हर व्यक्ति को इस आंदोलन में भागीदारी निभानी है, सहयोग देना है, चाहे जैसा भी हो। सहयोग कई तरह का होता है। घर बनता है तो उसमें लकड़ी भी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, छोटी भी चाहिए, बीच की भी चाहिए, उसमें लोहा भी चाहिए, बड़ा सरिया भी चाहिए, वैसे फ्रेम के लिए भी चाहिए, और भैया छोटा छोटा भी चाहिए, छोटा पेच भी चाहिए, बोल्ट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रोड़ी भी चाहिए, और उसको सबको इकट्ठा करके लगाने वाले हाथ भी चाहिए। हर किसी को जो जो योगदान दे सकता है। कोई यहाँ झाड़ू लगा सकता है, झाड़ू लगावे, कोई यहाँ पे ये बिछा सकता है, मैट बिछाए, कोई किसी तरह का जो है सहयोग करना है कि भाई मैं ठीक है, मैं पहरेदारी कर सकता हूँ, वो करे। कोई कह सकता है मेरे पास तो 1 रुपया दे, 1 रुपया दे भाई, वो भी बहुत बड़ी चीज है। और कोई भी किसी तरह का सहयोग, कोई अनाज दे सकता है, कोई और कुछ काम कर सकता है, वो करे। और मैं मानता हूं देश को बचाने की लड़ाई है, और मेरे शब्दों में तो ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हर व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन तो देना ही चाहिए, बिना किसी डर के देना चाहिए। पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि हमें बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगी। मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया, अगर उत्तर प्रदेश के जो किसान केवल वो खड़े हो जाएं तो पुलिस वालों को पता नहीं लगेगा कि कहां खत्म हो गए वो। 2.5 लाख पुलिस वाले और 10 करोड़ किसान, और बाकी जो और लोग हैं, 23 करोड़ की आबादी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज की तारीख में 80% देश की जनता मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है। तो इनको समझना चाहिए, इसलिए हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। और फिर भी अगर कोई नहीं आ सकता है, बहुत बिजी है पैसा कमाने में या किसी और काम में, हो सकता है परिवार में कोई दुखी बीमार हो, उनकी सेवा में, इतना तो कर ही सकता है जो मैंने आपको अभी बताया। अंबानी, अडानी, लाला रामदेव यानी रिलायंस के, फॉर्च्यून के, और ये पतंजलि और रुचि सोया, इनका बहिष्कार कर सकता है। इतना तो कर ही सकता है कि अपने टेलीविजन में 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए ताला लगा दे। ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं यहां भी ना आए, और ये बहिष्कार में हमारा सहयोग दे दे। आप समझ लेना, सरकार 3 महीने में घुटनों पे नहीं रेंगने लगेगी सरकार। यही मोदी जी कहेंगे भाई माफ कर दो, मैं ये कानून वापस ले रहा हूं। क्योंकि जैसे जैसे इनके पैसे वाले जो लोग हैं, जिनके लिए सरकार ये काम कर रही है, उनकी दुकान पर ताला लगेगा, ये आंदोलन उसी दिन जीत जाएगा। इसलिए सबको बहिष्कार जरूर करना चाहिए। भानु प्रताप जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात की और कहा कि हर व्यक्ति को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर किसान पूरे फॉर्म में हैं, और किसानों का जोश जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है, किसानों का जोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और किसान बजट है कि वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। और किसी भी तरह जब तक वो यहाँ से निकलने को तैयार नहीं है, जब तक कि मोदी सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ और किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।